आदाब। पहले मरहले की पोलिंग की तशहीरी मुहिम आज थम गई। आखिरी वक्त तक तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। इस बीच इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी रहा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। पीएम ने एसपी बीएसपी इत्तेहाद पर तनकीद की तो वहीं कांग्रेस के मंशूर को भी आड़े हाथों लिया। जम्मू कश्मीर में अफसपा पर भी वजीर आजम ने बात की तो वहीं उन्होंने मायावती पर तंज करते हुए कहा कि मायावती डूबती नैया हैं जो बचने के लिए मुसलमानों का सहारा ढूंढ रही हैं। एक एक कर वजीर आजम ने पूरे अपोजिशन और खासकर कांग्रेस को निशाना बनाया। आज प्राइम डिबेट में हम वजीर आजम के खास इंटरव्यू पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 से खास बातचीत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। इस इंटरव्यू में रफाल का मामला उठाकर हुकूमत को घेरने वाले कांग्रेस सदर राहुल गांधी पर वजीर आजम मोदी ने पहली मर्तबा करारा हमला बोला। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि रफाल पर अपोजिशन के पास कोई बुनियाद नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि रफाल का मामला इसलिए उठाया जाता है ताकि बोफोर्स के जो दाग वालिद पर लगे हैं वो धुल सकें। इस बीच पीएम ने एसपी बीएसपी इत्तेहाद पर तनकीद की तो वहीं कांग्रेस के मंशूर को भी आड़े हाथों लिया। जम्मू कश्मीर में अफसपा पर भी वजीर आजम ने बात की तो वहीं उन्होंने मायावती पर तंज करते हुए कहा कि मायावती डूबती नैया है जो बचने के लिए मुसलमानों का सहारा ढूंढ रही हैं। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गए। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो, मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती की तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। एक एक कर वजीर आजम ने कई अहम इश्यूज पर बात की और पूरे अपोजिशन और खासकर कांग्रेस को निशाना बनाया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि अपोजिशन के ही एक लीडर का बयान है कि मोदी पर कभी बदउनवानी का इल्जाम नहीं लगा है, इसलिए ये लाख कोशिश कर लें, झूठ हिंदुस्तान के अवाम कभी कबूल नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के अवाम समझदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। तो न्यूज 18 के बेबाक सवालों के सटीक जवाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिए हैं और आज के इस इंटरव्यू में कई अहम इश्यूज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। इंतखाबात का क्या कुछ मूड है, अवाम का क्या कुछ मूड है, उस पर भी वजीर आजम ने बात की। इसके अलावा कांग्रेस से लेकर पूरे अपोजिशन पर वजीर आजम ने निशाना साधा। कांग्रेस के संकल्प, कांग्रेस के मंशूर पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं चोट की और पूरे इंतखाबी माहौल पर एक तरह से उन्होंने खुलकर अपनी बात इस इंटरव्यू में रखी है। इसी पर हम और बात करेंगे और चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नवीन कुमार जी जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत आर इंगले जी जनरल सेक्रेटरी हैं बीएसपी महाराष्ट्र के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश सिंह
नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस महाराष्ट्र के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का और पैनलिस्ट का बहुत वेलकम और इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले नवीन कुमार जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि न्यूज 18 पर जो इंटरव्यू पीएम मोदी का हुआ वो आपने सुना होगा, देखा होगा। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी बहुत मुतमईन और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, बड़ी मजबूती से अपनी बातों को उन्होंने रखा। नवीन जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा अबू भाई। और क्यों ना हो नरेंद्र भाई मोदी बिल्कुल कॉन्फिडेंट, देश की जनता साथ में है और देश की जनता इस बात को जानती है कि पिछले 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार रही है उसने बहुत कुछ किया है, हर वर्ग के लिए किया है। विपक्षियों के पास आरोप लगाना, उनका पास अधिकार है, आरोप लगाना भी चाहिए और आरोप लगाते जो उन्होंने सीमाएं का उल्लंघन कर दिया है, यानी कि जिस प्रकार से मोदी विरोधी होते होते देश के विरोध करने लगे, ये उनके लिए घातक हो गया। अच्छे कामों की सराहना करते और जो काम कहीं कमी है सरकार की आलोचना करते, निश्चित तौर पर फर्क होता। मुझे बताइए कि जो कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री, पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जितनी योजनाएं लागू करी हैं उसमें से किसी को बहुत अधिक नाम नहीं दिया। प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आज नरेंद्र भाई है, कल को कोई और भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, सब प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का मतलब केवल ये नहीं कि नरेंद्र भाई मोदी, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री। लेकिन उन योजनाओं को कांग्रेस शासित राज्य हो या फिर उनके सहयोगियों के राज्य हो, उन्होंने लागू ही नहीं किया। अगर वो लागू करे होते तो बेशक वो अरे प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री नाम रख लेते। आपको नाम से आपत्ति हो सकती है लेकिन गरीबों से तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी ना। तो लोगों को अगर कल्याण किया होता निश्चित तौर पे आज उनके पास कुछ कहने के लिए होता, लेकिन विपक्षी दलों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, केवल ये अनर्गल झूठ की फैक्ट्री की तरह लोगों के कानों में जहर घोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, इसलिए वो हास्य करें। बिल्कुल, मैं जयप्रकाश सिंह आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस इंटरव्यू पर नवीन कुमार बोल रहे थे, इसी इंटरव्यू की अगर हम बात करें और जो नवीन कुमार जयप्रकाश सिंह कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी अपोजिशन की तरफ से रही, खासतौर से जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वहां पर सेंटर की स्कीमों पर काम नहीं किया गया। क्या वाकई में यह सच्चाई है जयप्रकाश जी? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। उन्होंने जो वादा किया था बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, राम मंदिर बनाने के लिए, ये सब मुद्दा उनका 15 लाख रुपया देने के लिए, ये सब उनका मुद्दा फेल हो गया। अब उनका दूसरा योजना क्या पढ़ने का, क्या सुनने का, वो जितना वादा किए थे सब फेल हो गया। इसलिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि कम से कम 72,000 रुपया हर गरीब परिवार को मिलेगा। उस परिवार के महिला के खाते में आएगा 6,000 रुपया महीना। नहीं, जो नवीन कुमार जो आरोप लगा रहे हैं जयप्रकाश सिंह, जो आरोप नवीन कुमार लगा रहे हैं कि कांग्रेस के जिन राज्यों में सरकार थी वहां पर सेंटर की स्कीमों को अमलाया नहीं गया, सेंटर की स्कीमों पर अमल नहीं किया गया, काम नहीं किया गया, वरना तस्वीर बदली हुई होती। ये तो कुछ नहीं, अभी जो ये 6,000 सालाना देने की बात किए हैं, 2-2 हजार रुपया जो तिमाही देने की बात किए हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये तो एक तरह से वोट लेने के लिए लुभाने का जो ये कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं दिए? ये कभी इससे पहले नहीं दिए, एक लुभावनी बात कर रहे हैं। जितना वादा किए थे इनकी सब वादा फेल हो गया है, जनता जानती है। न 15 लाख मिला, न बेरोजगारी खत्म हुई, न महंगाई खत्म हुई, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ। केवल हिंदू मुस्लिम को और जाति और धर्म के नाम पर बांटने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसलिए देश की जनता जानती है और इसलिए सब लोग एक हो गए हैं कि अब मोदी सरकार को हटाना है और महागठबंधन को ला करके प्रधानमंत्री, नया प्रधानमंत्री आएगा जो इस देश को सुरक्षा करेगा। ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटने वाले को हटाया जाएगा। ठीक है। हालांकि मेरे सवाल का जवाब तो आपने जयप्रकाश सिंह जी नहीं दिया। मेरा सवाल यह था कि कांग्रेस के राज, चाहे हम पंजाब की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, क्या वहां पर सेंटर के जरिए जो स्कीमें चलाई गई? क्योंकि नवीन कुमार ने यह इल्जाम लगाया
कि अगर कांग्रेस के राज्यों में भी सेंटर की स्कीमों पर काम किया जाता तो तस्वीर बदली होती, लेकिन कांग्रेस ने अपने राज्यों में वो उन स्कीमों पर काम नहीं किया। इसका जवाब मुझे मिला नहीं। मैं प्रशांत आर इंगले जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि ऐसे राज्य जहां पर, चाहे हम तेलंगाना की बात कर लें, चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात कर लें, हालांकि चंद्रबाबू नायडू तो बहुत देर से अलग हुए, ऐसी रियासतें जहां पर एनडीए की या फिर बीजेपी की सरकारें नहीं थी, क्या वहां पर वाकई में सेंटर की स्कीमों पर काम नहीं किया गया? सेंटर की बात नहीं मानी इन सरकारों ने? प्रशांत जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि देखिए, आपके सवाल में ही देशवासियों को सबसे बड़ा जवाब मिल रहा है कि सेंटर में बीजेपी की जो स्कीमें थी जी, वो स्कीमें कांग्रेस प्रशासित राज्यों में लागू की गई नहीं, ऐसा आपका कहना है। तो ये बात सच है कि कांग्रेस की जो स्टेट्स है उसके अंदर में कोई स्कीम लागू हुई नहीं, और सेंटर ने भी ऐसी कोई स्कीम बनाई नहीं थी कि जो गरीबों के या दुर्बलों के हित की बात करे। सिर्फ हवाई बातें और पेपर वर्क की स्कीमें थी जो लोगों तक पहुंचाई गई नहीं। नहीं, देखिए जो सच्चाई बताइए, अब ऐसा नहीं कि सरकार ने काम ही नहीं किया है। उज्ज्वला स्कीम बहुत बड़ी एक स्कीम थी, हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ी स्कीम का ऐलान किया गया, किसान निधि जो स्कीम थी उस पर बहुत काम किया गया, हालांकि यह स्कीम तो कुछ दिन पहले ही, लेकिन उज्ज्वला स्कीम में बहुत काम किया गया है प्रशांत जी। देखिए सर, हेलो जी प्रशांत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? देखिए सर, हम इस चीज को मानते हैं, जैसे हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, तो उनके इसमें जो स्कीमें होती है, ये स्कीमें सही मायने में लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हेल्थ की हो या अदर कोई भी स्कीम हो, लोगों तक जब वो सही मायने पे पहुंचेगी तभी उसको सही प्रशासक या शासक जाना जाता है। तो बीजेपी के अंदर में जो स्कीमें हैं ये लोगों तक पहुंची नहीं। महाराष्ट्र की जो बात आप कर रहे हो, किसान की जो उन्होंने व्यवस्था करके दी है, तो किसानों की आत्महत्या का रेट महाराष्ट्र में बीजेपी के शासनकाल में बढ़ा। कांग्रेस के शासनकाल में तो था ही, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में बहुत बड़ा किसानों का आत्महत्या का रेट बढ़ा। कांग्रेस के शासनकाल में किसान जो थे वो अपने घर में या खेतियों में जाकर आत्महत्या कर रहे थे, और बीजेपी के शासनकाल में मैं आपको याद दिला दूं कि मंत्रालय के चौखट पे आकर किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया इस सरकार की तरफ से। नवीन जी, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, जो इल्जाम जयप्रकाश सिंह जी ने लगाया या प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं कि स्कीमें ठीक है लॉन्च की गई इस सरकार में, पिछले 5 सालों में बहुत सी स्कीमें आई, लेकिन सही मानों में ये स्कीमें पब्लिक तक, आवाम तक या गरीबों तक नहीं पहुंची। मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूं वो भाई, लेकिन ये कब ईमानदारी से बोलेंगे? अभी इन्होंने कहा कि कोई स्कीम गरीबों के लिए बनी नहीं, लागू नहीं हुई। 7.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए का जो बीमा है उससे लाभार्थियों ने उसका लाभ लिया है, और किसी ने नहीं। सरकारी पे लेकर के ये सरकारी आंकड़ा केवल एक राज्य का नहीं है, सभी राज्यों का है। क्यों नहीं लागू किया गया बाकी राज्यों में? और अभी आप बोल रहे हैं कि मंत्रालय के चौखट पर आकर के आत्महत्या करी। कोई एक मंत्रालय बताइए, आपके राष्ट्रीय चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, किसी एक मंत्रालय की चौखट पर आकर के किसी ने आत्महत्या की हो? हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अभी भी आत्महत्या हो रही है। और पिछले देखिए किसानों की जो हालत है नवीन जी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। किसान दिल्ली तक मार्च करने के लिए एक तरह से मजबूर हुए। मुंबई की सड़कों पर किसानों ने कई बार मार्च किया, यह चीज तो किसी से छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका रीजन बताता हूं।
किसी ने सोचा कि किसान वहां पे महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ में जो स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है? किसी ने सोचा कि किसान जब सूखे से पीड़ित होता है, उसकी फसल में पानी देने के लिए नहीं होता, तब वो जाकर के आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर होता है? इस सरकार ने व्यवस्था की है 99 डैम जिसके ऊपर जो बन रहे हैं, जिसपे काम चल रहा है ऑलरेडी। एक दिन के अंदर डैम नहीं बनता पानी का। पंडित नेहरू ने जिसकी नींव रखी थी सरदार सरोवर डैम की, उसको नरेंद्र भाई मोदी ने पूरा किया है सरकार में आने के बाद। इनको तो 70 साल लगे, लेकिन हमने 5 वर्ष के साथ 6 वर्ष के भीतर में सारे डैम बनाने की योजना में अभी 99 डैम ऐसे हैं जिसपे काम चल रहा है, जो सूखे के समय किसानों को पानी दे सके, उसको आत्महत्या ना करनी पड़े, उसकी व्यवस्था सरकार ने की है। नीम कोटेड यूरिया दिया, यूरिया के लिए राशन कार्ड की लाइन में राशन कार्ड लेकर के लाइन में लगा जाता था। पहली बार ऐसा है कि पूरा का पूरा यूरिया नीम कोटेड है, उसे राशन कार्ड की लाइन लेकर के राशन कार्ड लेकर के लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी, किसान से सीधा सीधा बिचौलियों को खत्म किया। किसानों को एक समय में 2 फसल उग सके, इसकी योजना देने की सरकार ने बात की। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा से लोगों को सीधा सीधा फायदा हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पंजाब में किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? जहां पे किसानों के नाम पर जो 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज था मध्य प्रदेश में, उसको माफ करने के लिए कांग्रेस ने 5,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया और 5,000 करोड़ में से 1,200 करोड़ रुपए सरकारी खाते से निकाला। और वो किस किसानों के यहां से मिला? वो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, अहमद पटेल के रिश्तेदार हैं या फिर कांग्रेस के उनके घरों से मिल रहा है। 300 करोड़ तो बरामद हो चुका है। ये इन्हीं किसानों को माफ हुआ। गरीब किसान तो आत्महत्या कर रहा है, सबकी नजर में, सबके सामने है। ये इसी प्रकार से लोगों को बरगलाएंगे क्या? और यहां आकर के कहते कि कोई योजना नहीं करी। अरे उज्ज्वला योजना से लोगों को फायदा हुआ, शौचालय बनाने का काम था। आपने किन किन गांवों में कहा कि शौचालय बनने चाहिए? आपकी जहां सरकारें थी क्यों नहीं कहा? जन औषधि केंद्र आपने क्यों नहीं खोले पूरे देश भर के अंदर जहां आपकी राज्य सरकारें थी? आपने प्रधानमंत्री ये आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए का फायदा मिलता, वो क्यों नहीं दिया? किसानों को 6,000 रुपए साल का जो सरकार दे रही है, कांग्रेस शासित राज्य हो या उनके सहयोगी के राज्य हो, उन्होंने कोई डाटा ही नहीं भेजा अभी तक। उसके अलावा बाकी जिनको भेजा तो उनको सीधा सीधा ट्रांसफर हो गया पैसा। कि आप लोगों के लिए कुछ करना नहीं चाहते, वो लोगों को भ्रमित करना चाहते हो। इस प्रकार से तो सबके सामने है ना। मैं आपकी इसी बात को और समझूंगा। मेरे साथ डॉक्टर अमित सिंह जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए डिबेट में। डॉक्टर अमित सिंह, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। डॉक्टर अमित, नवीन कुमार जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन उन्होंने एक इल्जाम भी लगाया कि जहां जहां अपोजिशन पार्टियों की सरकार थी या खासतौर से कांग्रेस की सरकार राज्यों में थी, वहां पर सेंटर की स्कीमों को एक तरह से अमल में नहीं लाया गया, सेंटर की स्कीमें लागू नहीं की गई। डॉक्टर अमित, कितनी सच्चाई है इस इल्जाम में? बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो ये आज ऐसा पहली बार हो रहा है, वैसा नहीं है। क्योंकि पिछले कई सालों से और स्पेशली जब से भी क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और केंद्र में कोई और सरकार होती थी, कांग्रेस की होती थी, और राज्यों में कई बार दूसरी सरकारें होती थी, तो सेंटर स्टेट रिलेशन में कई बार खींचतान रही है। और उसी का नतीजा ये है कि अगर केंद्र सरकार ने कोई अच्छी योजना लागू की, तो अगर विपरीत विचारधारा की सरकार उन राज्यों में थी तो वो कई बार वो योजनाएं लागू नहीं करते। मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो आयुष्मान भारत आज तक भी पश्चिम बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। टीएमसी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि उसको ये लग रहा था कि बजट के बाद अगर उनको लागू करना पड़ेगा तो चुनावों से पहले वेस्ट बंगाल में भाजपा को फायदा मिल जाएगा। तो ऐसा नजर आता है कि जो विपरीत विचारधारा वाली सरकारें होती हैं वो कुछ जन कल्याण की नीतियां लागू नहीं करती हैं, बल्कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही ममता बनर्जी सरकार को बोला कि अगर आप आयुष्मान भारत की स्कीम लागू नहीं कर रहे हैं तो इसके एवज में जो आपने पैसा केंद्र सरकार से लिया है तो वो वापस कीजिए। तो मुझे लगता है कि कई बार इस तरह की जो राजनीति होती है वो पूरे देश के लिए और ऐसे राजनीति में गरीब का या जो परेशान आवाम होती है, पब्लिक होती है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता है, सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी सियासत चमकाई जाती है। जी जी, बिल्कुल सही बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जन कल्याण की नीतियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की हो, वो आम नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए। और जब वो पहुंचेगी तब आम नागरिकों के ऊपर छोड़ा जाए कि वो नरेंद्र मोदी या केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है, कि वो किससे अपने आप को समीप पाते हैं और उसके हिसाब से वो वोट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि कई बार
केंद्र और राज्य में लोगों की राय वोटों के माध्यम से अलग अलग होती है, जो हमने कई बार देखा है। बिल्कुल। नवीन कुमार जी, इसी इशू पर मैं बात करूंगा, सेंटर वर्सेस स्टेट। इसमें साउथ की जो स्टेट हैं उनको हमेशा सेंटर से शिकायत रही, चाहे तेलंगाना की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए या आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए। चंद्रबाबू नायडू तो ये इसी उम्मीद पर गए थे कि एपी को खुसूसी दर्जा मिलेगा, स्पेशल स्टेटस का दर्जा सेंटर देगी, और जब बात नहीं बनी तो वो आपसे अलग हो गए। केसीआर हमेशा इस बात को लेकर नाराज रहे कि रेवेन्यू में उन्हें जो सही उनका हक होना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो एक तरह से परेशान रहे सेंटर से। अबू भाई, केंद्र, आपने तेलंगाना की बात की और आंध्र की बात करी, और उनको जितना पैसा स्पेशल पैकेज के जगह सरकार ने दिया है उससे कहीं ज्यादा है और लगातार दिया है। उस पैसे का यूटिलाइजेशन क्या हुआ, किस कल्याणकारी योजनाओं में उन्होंने लागू किया? वो प्रधानमंत्री की जो योजना है, सेंटर की जितनी भी योजना है, वो कभी भी किसी एक व्यक्ति के लिए तो होती नहीं है, किसी एक राज्य के लिए तो होती नहीं है, वो पूरे देश के लिए होती है। तो उन्होंने उन योजनाओं को अपने राज्यों में क्यों नहीं लागू किया? वो एक आदर्श राज्य का परिचय देते और अपने राज्यों में जन कल्याण योजनाओं को प्रधानमंत्री की जो 100% लागू करते और अपने लोगों को फायदा पहुंचाते, गरीबों को। ये देने की जिम्मेदारी तो उन्हीं राज्यों की थी ना। लेकिन साउथ के जितने स्टेट हैं, साउथ के जितने स्टेट हैं, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार, या इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, टीआरएस की सरकार तेलंगाना में रही, इन सब ने कहा कि रेवेन्यू जो मुल्क का होता है, जो हिस्सा इन सरकारों का बनता है, इन राज्यों का बनता है, वो सेंटर इन्हें नहीं देती है। बार बार ये सवाल उठाया गया। देखिए, बहुत स्पष्ट है, चाहे वो राज्य सरकारों को, चाहे आप तेलंगाना की बात करो, किसी की भी सरकार हो, जो योजना, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं अबू भाई बीच में बात रुक गई, जो केंद्र की योजनाएं अगर वो लागू करते, क्या उसके लिए पैसा अलोकेटेड नहीं था? क्या केंद्र नहीं देना था ना? तो जो उनके पास पहला फंड, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करो या फिर तेलंगाना की बात करो, केंद्र से जो योजनाएं लागू की गई हैं उस पर खर्च ही नहीं किया गया, रत्ती भर भी खर्च नहीं किया गया, और पैसा सारा लैप्स हो गया और वापस हुआ। पैसा एक तरफ आप गरीबों पर खर्च नहीं कर रहे हो और उसको चाहते हो कि आपकी योजनाओं की जगह डाइवर्ट हो जाए किसमें, कि मैं सोने की थालियां बांटूंगा, मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, तो आप कर, इसीलिए सरकार ने पैसा थोड़ी दिया है। सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए पैसा दिया ना। मुझे बताइए कि कर्नाटका में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 2.5 रुपया से ज्यादा पैसा बढ़ाया गया पेट्रोल डीजल पर, राज्य सरकार ने टैक्स बढ़ाया, और उसके बाद जब केंद्र की भाजपा शासित राज्य सरकारों ने 2.5 रुपया कम किया, तब उन्होंने वो भी कम नहीं किया, यानी 5 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल का टैक्स बढ़ाया और किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। उसका जिम्मेदार कौन है? और आप कहें कि साहब उसके लिए जिम्मेदार भी मोदी है। ठीक है, जयप्रकाश सिंह जी, कहीं ना कहीं क्या राज्यों की कमी रहती है? जो सरकारें, राज्य की सरकारें जो होती हैं और अपोजिशन की खासतौर से, क्या वाकई में उनकी तरफ से कमी रहती है? बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार जो है ये दोहरे मापदंड से सरकार चलाती है। और आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो जो स्कीम लाई, उस स्कीम का ये लोग विरोध करते थे। आधार कार्ड लाई, उसका विरोध करते थे। एफडीआई ला रही थी, उसका विरोध करते थे। जीएसटी ला रही थी, उसका विरोध करते थे। आज ये सब लोग गंगा जल से धुले हुए हैं, वही सब काम करेंगे और शुद्ध हो गए हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के स्कीम को, कांग्रेस गरीब लोगों के लिए काम करती है, सस्ते में अनाज देने का काम करती है, उनको रोटी कपड़ा और मकान देने का काम करती है, जिसको ये लोग उजाड़ने का काम करते हैं। झोपड़े वालों को पात्र करने का हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा गए कि 500 स्क्वायर फुट झोपड़े में रहने वाले और भाड़े पर रहने वाले लोगों को घर मिलेगा। ये इस गरीब लोगों के लिए सब कुछ कर नहीं सकते। ये केवल अमीरों की सरकार चलाते हैं, बिजनेस करने के लिए आए हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। 2 रुपए का जो प्लेटफॉर्म टिकट था आज 10 रुपया कर दिए। 1 रुपया किलो मकई, 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल जो गरीबों को मिलता था, उसको ये बंद कर दिए हैं।
घासलेट गरीबों को मिलता था, ये बंद कर दिए हैं। ये जो लाके गैस सिलेंडर एक बार दे देते हैं, दोबारा उसको अपना गैस सिलेंडर भरने के लिए पैसा रहता नहीं। ठीक फिर लकड़ी का खाना बनाता है। नवीन जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पर भी जाना है। हमारे माननीय संजय रूपम जी आर्य कॉलोनी के बस्ती में गए थे, जहां लकड़ी पर खाना बना रहे थे वहां के झोपड़ी में रहने वाले लोग। हमारे संजय रूपम जी उस समय दौरे पर गए थे। तो ये आज भी ये गैस एक बार दे दिए, दोबारा तो देते नहीं है, और वहां के गरीब जनता फिर लकड़ी पर खाना बनाने के लिए मुझे इसका रिपोर्टर करने का 10 सेकंड दीजिए। बिल्कुल नवीन जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे शायद ब्रेक पर भी जाना पड़ेगा। जी कांग्रेस पार्टी का काम करती है, इसलिए आरटीआई लाई कि हर आदमी जान सके कि उसके बारे में क्या हो रहा है। ठीक है मैं नवीन जी देखिए सच्चाई बताइएगा। नवीन कुमार सच्चाई बताइएगा, क्योंकि अभी एक तस्वीर हमने उड़ीसा से देखी थी, संबित पात्रा किस तरह से एक गरीब के घर जाकर खाना खा रहे थे। हम जो है गरीब, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र अबू भाई इन्होंने कहा कि अमीरों के लिए काम करते हैं, तो मुझे खुशी है कि देश के 9 करोड़ अमीर जिनके घर में शौचालय नहीं था, उनको हमने शौचालय दे दिए। देश के 8 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे अमीर जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं था, उनको हमने गैस के कनेक्शन दे दिए। देश के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग जिनके घर आज भी बिजली का दिया नहीं टिमटिमाया था, उनके घर रोशनी कर दी। तो ऐसे अमीर हमारे साथ चाहिए, हम ही उनके अमीर है, ऐसे अमीर को हम गले लगाते हैं। देश के 50 करोड़ परिवार, 5 करोड़ परिवार जो लोग हैं, उनको 5 लाख उनको स्वास्थ्य के लिए बीमा नहीं मिलता था, 5 लाख रुपए का बीमा दे दिया। तो मैं समझता हूं ऐसे अमीर की ही सरकार हम है। किसकी बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस के लोग लगातार भाषण देने के लिए बैठे हैं क्या? अगर ये सब अमीर हैं तो गरीब कौन है? गरीब है रॉबर्ट वडेरा, किसान, जिसने किसानों के अनुरूप 52,000 करोड़ रुपए उसके परिवार ने ले लिए। 60,000 करोड़ में से 52,000 रुपए करोड़ गांधी वडेरा और उसके कांग्रेस के परिवारों ने लिए कि हम किसानों का कर्जा माफ करें। वो किसान गरीब है क्या? रॉबर्ट वडेरा किसान है कि उसकी बात करेंगे? आज विदेशों के अंदर, लंदन के अंदर मकान बनाए हुए हैं, दिल्ली के अंदर किसान, देश के अंदर किसानों की जमीन चोरी करके ले गए। ये उनको कहते हैं कि वो गरीब है, और जो देश का किसान, देश का गरीब, उसको ये अमीर बताते हैं। क्या तुलना करते हैं? बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, लेकिन इस बीच मेरे साथ सुरेंद्र दुबे साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ गए। यहां पर सुरेंद्र दुबे साहब, मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो न्यूज 18 पर पीएम मोदी का जो बेबाक इंटरव्यू हुआ है, उसी पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे।